हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नूर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये लेबर लॉ की आखिरी क्लास है। फीलिंग वेरी 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 इमोशनल एज वेल एज नॉस्टैल्जिक अबाउट इट कि कैसे हमने अपनी लेबर लॉ की क्लासेस स्टार्ट करी थी एंड फाइनली हम लोगों ने इसको, आज वो घड़ी आ गई जब हमारी ये आखिरी क्लास है। और मैं ये आखिरी बार बोल रही हूँ, ऐसा आखिरी बार मतलब इस साल के लिए आखिरी बार बोल रही हूँ कि लेबर लॉ की हमारी ये लेक्चर नंबर 14-15 नहीं, आखिरी क्लास है। तो मैं तो बहुत इमोशनल हूँ एंड बहुत ब्यूटीफुली हमने सब चीज़ों को कवर किया। एंड आप मुझे रिव्यू दोगे, ठीक है? अगर आपकी एग्ज़ाम क्लियर होती है, अगर रिज़ल्ट आता है, तो ऑब्वियसली मेरी मेहनत का फल जो है वो उसी से ही, एक्चुअली मैं बोलूँ तो वही मेरी मेहनत का फल है। बट हाँ, जैसा मैंने सोचा था, जो मेरा विज़न था, जिस हिसाब से मैंने सारी प्लानिंग की थी कि भाई ऐसे ऐसे ख़त्म होगा, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ ब्यूटीफुली ही ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अपनी आखिरी क्लास पे लेबर लॉ की। तो ये हमारी लेक्चर नंबर 16 है एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। एंड इनको बेनिफिट ये मिलता है कि इनको वीडियोस की एक्सेस जो है इनको पहले मिलती है एंड ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड देखो क्या होता है ना कि पैसे हम लोग को कोई भी चार्ज नहीं किए, पूरी तरह से सब कुछ क्लासेस जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन कुछ एक बेसिक कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कुछ खर्चे हो गए पीडीएफ बनाने को लेकर के, ये सब तो एक बेसिक सा हमें भी एक सपोर्ट मिलता है अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आई वुड एनकरेज यू कि आप प्लीज़ हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करो। एंड बहुत सारे चैप्टर्स जो भी छूट गए, आज हम लोग 3 चैप्टर्स करने वाले हैं अगले 35 मिनट्स के अंदर। ठीक है, हमारे 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ट्रेड यूनियन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया अपने लास्ट क्लास में कि 2023 के जब आप एपीएफसी की जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि सिर्फ ट्रेड यूनियन से 3-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3-3 सवाल। इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस दिस चैप्टर होल्ड्स। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो और आखिरी तक सुनो, वीडियो को भगा भगा के मत देखो यार, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। पूरी तरीके से एक बार पेशेंस रह करके सुन लो ना, एक बार देख लो ना, इससे कम से कम आपको ये तो समझ में आ जाएगी, आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक और एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी, वो है एबिलिटी ऑफ पेशेंस की। ठीक है, कि आपको पेशेंस हो करके किसी भी, आजकल फोकस ही नहीं है, कुछ कर रहे हैं, मोबाइल की रील्स चला रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भाई इतना ज़्यादा फ्रजाइल हो चुका है ना सब कुछ। पेशेंटली सुनो ध्यान से आधे घंटे, ठीक है? हेडफोन लगा लिया, पीडीएफ ओपन कर लिया, चलो अब देखो। ट्रेड यूनियन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, पीडीएफ नहीं है। क्लासेस सुनो ध्यान से। ट्रेड यूनियन के बारे में देखो क्या है, ट्रेड यूनियन होता क्या है, तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उसके बारे में भी कोई होना चाहिए ना जो उनको रिप्रेजेंट करे, जो मैनेजमेंट से डायरेक्ट एक एक वर्कर जा करके तो बात नहीं कर सकते, कोई उनका भी तो एक यूनियन होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे, वर्कर्स को, जो उनके लिए बात करे टॉप मैनेजमेंट से। ठीक है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रेड यूनियन कहते हैं। ठीक है, सच एज उनके वेजेस के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में, ये सब के बारे में बात करें। ट्रेड यूनियन को जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट में ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है। ट्रेड यूनियंस का मतलब होता है कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय के बीच में, और नहीं तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, एंड इसको किस में डिफाइन किया गया है, 2 सबसेक्शन एच ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है ये कब आया है, तो 1926 में आया है ये। एंड ये इनफोर्स कब हुआ है, तो 1 साल के बाद 1927 में। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड टू गिव देम अ लीगल स्टेटस। ट्रेड यूनियन का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्रेड यूनियन बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो कि ट्रेड यूनियन का क्या खुद का एक लीगल स्टेटस होता है। जी हाँ, उसका खुद का एक लीगल स्टेटस है। ऑब्जेक्टिव जो है और ट्रेड यूनियन का क्या होता है कि वो सिक्योर करे बेटर वेजेस, यानी कि वर्कर्स के लिए बात करे, वो वर्कर्स को अच्छी तनख्वाह मिले उसके बारे में बात करे, वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो उसके बारे में बात करे, प्रोटेक्ट करे वर्कर को फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन से, जॉब सिक्योरिटी को प्रमोट करे, एनकरेज करे कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिप्रेजेंट करे वर्कर्स को बिफोर द मैनेजमेंट, इंप्रूव करे वर्कर्स को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड द लीगल एंड वेलफेयर असिस्टेंस। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो इसकी जो ये है कहाँ पे रजिस्ट्री की जाएगी ट्रेड यूनियन की, तो ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्री होगी वो होगी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन, वहाँ पे होगी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्री। कहाँ पे? रजिस्ट्रार करेंगे इसकी रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्रार। इस रजिस्ट्रार को जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? क्या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है कंपनी के वो करेगा? कौन करेगा इसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी इसको अपॉइंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन किस ट्रेड यूनियन को कराना पड़ता है? यही सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ पे आया हुआ है 2023 में कि आपके वहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं कि कोई एक ट्रेड यूनियन है जिसके 100 मेंबर्स है, कोई एक ट्रेड यूनियन है जिसके 183 मेंबर्स है, बताओ कि किनको किनको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कोई भी ट्रेड यूनियन जहाँ पे कम से कम 7 लोग होने चाहिए वो जो है मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है, मस्ट 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 उनको करना ही पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। उसमें जो है उस ट्रेड यूनियन में एटलीस्ट जो है वो 10% और नहीं तो 100 वर्कमैन जो भी कम हो। मान लो कि कहीं पे अगर 50 लोग टोटल वर्कर्स हैं तो उसके 10% 5 हो गए, ठीक है। उसके 10% कितने हो गए? 50 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10% 5 हो गए ना, 5 या 100 उसमें से जो भी कम है वो उसके मेंबर्स ज़रूर होने चाहिए उस ट्रेड यूनियन के, 10% या 100 मेंबर, ठीक है। एप्लीकेशन जो है उसमें जो एप्लीकेशन आप दोगे रजिस्ट्री की उसमें मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन में कि क्या नेम है, क्या एड्रेस है, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का, ठीक है। एंड कॉपी जो भी है उसके बायलॉज वगैरह के जो भी कॉपीज़ हैं वो सब आपको रजिस्ट्री के लिए सब कुछ देना पड़ेगा। एंड उसके बाद रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू कर देगा। एंड उसके बाद जो है आपका ट्रेड यूनियन एक लीगल एंटिटी बन जाएगी अंडर सेक्शन 9, ठीक है। लीगल स्टेटस आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या बदल जाएगा? तो ट्रेड यूनियन जो है अब उसका खुद का एक लीगल राइट है, वो खुद एक बॉडी कॉरपोरेट है। ये सब बहुत ही भारी भारी लाइन है भाई, इनको याद रखना, ठीक है, बहुत हैवी लाइन बोल रही हूँ मैं। बिकम्स अ बॉडी कॉरपोरेट, ये बॉडी कॉरपोरेट हो जाएगा। हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका जो है परपेचुअल सक्सेशन यानी कि ट्रेड यूनियन को ये मान के चला जाएगा कि गोइंग कंसर्न है उसका, यानी कि वो नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग परपेचुअल सक्सेशन। एंड उसका एक खुद का कॉमन सील होगा, कॉमन सील, उसका खुद का एक कॉमन सील होगा अटेस्टेशन करने के लिए, जो कॉमन सील होती है राउंड वाली, ठीक है। वो खुद दूसरे को, वो ट्रेड यूनियन किसी दूसरे को सू कर सकता है एंड उस पर भी सू किया जा सकता है, यानी कि केस कर सकता है, केस किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड इन ट्रेड यूनियंस के नाम पे प्रॉपर्टी भी होल्ड किया जा सकता है। फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करें तो 2 तरह के फंड्स जो है वो मे बी मेंटेन्ड, एक जनरल फंड और एक पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड जो है वो क्या होती है, ये सेक्शन 15 एंड पॉलिटिकल जो फंड होती है दैट इज सेक्शन 16। अब देखो यहाँ पे जनरल फंड में क्या है कि जनरल फंड क्यों होगा उसके पास, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं। पॉलिटिकल फंड जो है उसके लिए क्या कहते हैं, जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, उसके कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं लीडर वीडर बनने के लिए, उसके लिए। एंड कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फंड जो है उसका वॉलंटरी होता है, कंपलसरी नहीं होता है। राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ की बात करें अगर हम ट्रेड यूनियन की, तो सबसे पहले देखो कि ट्रेड यूनियन को इम्यूनिटी है फ्रॉम सिविल सूट्स, यानी कि उस पर सिविल केसेस फाइल नहीं हो सकते। कोई भी सिविल सूट जो है वो, नो सिविल सूट शैल लाई अगेंस्ट अ ट्रेड यूनियन, किसी भी ट्रेड यूनियन के खिलाफ आप कोई भी सिविल केस कोई नहीं कर सकता है। इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू ब्रेक एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरफेयरिंग विथ अनदर्स बिजनेस इफ डन इन फर्दरेंस ऑफ द ट्रेड, हटाओ इसे फालतू है, बस इतना याद रख लो कि सिविल उस पर केस नहीं किया जा सकता है। प्लस ट्रेड यूनियन को जो है वो इम्यूनिटी है फ्रॉम द क्रिमिनल कंस्पायरेसी, यानी कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड है कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर के उस पर आप क्रिमिनल केस चार्जेस नहीं लगा सकते हो। राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि ट्रेड यूनियन के पास ये पावर है कि वो नेगोशिएट करेगा एम्प्लॉयर के साथ। मान लो कि अगर एम्प्लॉयर अगर 4% की हाइक दे रहा है कि 4% आपकी दरमाह बढ़ेगी, तो फिर ट्रेड यूनियन उससे नेगोशिएट करके उससे बढ़ा सकता है। नेगोशिएट करना है मतलब 6% नहीं 8% पे हम लोग मानेंगे, ऐसे नेगोशिएट कर सकता है, उसके पास ये राइट है। राइट टू स्ट्राइक, भले ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है बट हाँ पीसफुल स्ट्राइक जो है वो ट्रेड यूनियन कर सकता है। ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ट्रेड यूनियन की बात करें तो देखो यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो एनुअल रिटर्न सबमिट करेगा रजिस्ट्रार को, मेंटेन करेगा प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड नॉट टू स्पेंड जनरल फंड्स फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। एंड वो इलेक्शंस कंडक्ट करेगा, ऑब्वियसली जो उसके लीडर वगैरह होते हैं उसके इलेक्शंस होते रहते हैं। ऑफिस बेयरर जो है उसके जो होंगे ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेयरर, मतलब जो भी वहाँ पे की रोल्स हैंडल कर रहा होगा, वो मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यानी कि ऑप्शन नहीं है, वो इंडियन ही होने चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो है एटलीस्ट 50% जो है वो उस ट्रेड यूनियन में, कम से कम 50% जो लोग हैं, यानी कि 100 लोग अगर उसमें है तो कम से कम 50 उसमें वर्कर्स होने चाहिए उसके मेंबर,
ठीक है। एंड ट्रेड यूनियन की डिसोल्यूशन की बात करें तो अब वो क्योंकि एक बॉडी कॉर्पोरेट बन चुका है, एक खुद का उसका एक लीगल एंटिटी है, तो उसको डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है ट्रेड यूनियन को, बताओ। अ ट्रेड यूनियन में बी डिसॉल्व्ड एज पर जो उसके खुद के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, अगर उसके जो मेंबर्स है वो अगर वैसा डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो जैसे रजिस्ट्री के लिए आप रजिस्ट्रार के पास गए थे, उसी तरीके से आप डिसोल्यूशन के लिए भी रजिस्ट्रार के पास जाओगे, तो नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रार जो है आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर सकता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रार जो है, जो रजिस्ट्री करता है, वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है अगर रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड से अगर लिया गया है तो। अगर यूनियन जो है वो सीजेस टू एग्जिस्ट, मान लो यूनियन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और नहीं तो कोई भी रूल वूल को वो नहीं मान रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है प्रोविज़न को, तो भी, ठीक है। अब देखो मेंबर्स की क्या राइट है, ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स है उसकी क्या राइट है, टू इलेक्ट एंड बी इलेक्टेड एज अ ऑफिस बेयरर, ठीक है। राइट्स ऑफ मेंबर्स में क्या है, टू इलेक्ट एंड इलेक्टेड एज अ ऑफिस बेयरर के तौर पे वो इलेक्ट हो सकता है, यानी कि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। एंड टू इंस्पेक्ट करना बुक्स एंड अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है। टू पार्टिसिपेट कर सकता है वो मीटिंग्स में एंड डिसीजंस में। एंड टू रिज़ाइन कर सकता है मेंबरशिप एज पर द यूनियन रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे ऑफेंसेस दी गई है और पेनल्टीज़ दी गई है। देखो फॉल्स एंट्री अगर करता है, फॉल्स एंट्री और इन्फॉर्मेशन, अगर वो फॉल्स रूल्स अगर वो ये सब मेंटेन करता है तो फिर उसकी फ़ाइन जो है वो अप टू 500 है। अगर वो रिटर्न सबमिट नहीं करता है, जो एनुअली ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट करने होते हैं, ठीक है, एनुअली ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने होते हैं, अगर वो नहीं करता है तो फिर 5 रुपये पर डे, क्योंकि उस वक्त पुराने मतलब उस वक्त एक्ट बनाया गया है ना, काफ़ी पुराना एक्ट है, इसी कारण से जो है वो इतने कम है ये सब जो आपको इतने नॉमिनल से अमाउंट दिख रहे हैं। अगर वो कोई भी रूल्स का ब्रीच करता है तो फिर जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है उसके तहत। अब यहाँ पे ये रिपीट इन्फॉर्मेशन है। रिकग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो है वो उसके रिकग्निशन के लिए क्या प्रोविज़न है वो देखो दूसरे एक्ट में, जैसे कि कोड ऑफ डिसिप्लिन जो 1958 है उसमें वॉलंटरीली उसका ये है। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र रिकग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर, इतना इस एक्ट में जो है उसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दिया गया है। कोड ऑफ डिसिप्लिन में उसको वॉलंटरी ये रिकग्निशन दिया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमारा कोड है, हमारा, जो हम लोग अपनी पहली जो 4 क्लास है हमारी वो कोड की ही हमारी, तो अगर जिन्होंने भी नहीं देखा उसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है फॉर द रजिस्टर्ड नेगोशिएटिंग यूनियन के तौर पे, उसको एक रजिस्टर्ड नेगोशिएटिंग यूनियन के तौर पे उसको माना गया है ट्रेड यूनियन को। अब ट्रेड यूनियन पे कुछ हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर में। मिनिमम परसेंटेज जो है वर्कमैन का जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, इसी पे ही PYQ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना। या तो 10% यानी तो 100 लोग, विच एवर इज़ लेस, जो भी कम है ये होने चाहिए, तब जाकर के उसको कितने लोग चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 10% और 100 विच एवर इज़ लेस। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इशू किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लेबर कमिश्नर के द्वारा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, लेबर कोर्ट या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो आंसर इज रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ ट्रेड यूनियन क्या बन जाता है, बताओ। मैंने अभी अपने क्लास में बताया, बताओ मुझे, 3 सेकंड्स दे रही हूँ मैं। पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट, क्या बन जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अ ट्रेड यूनियन बिकम्स बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन is compulsory under the 1926, voluntary, done by the labor court and done by arbitration। बताओ रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, कंपलसरी है, वॉलंटरी है, क्या है। वॉलंटरी, अभी हमने देखा था ना कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर वॉलंटरी रिकग्निशन है इसका। अब हम लोग चलो अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंडियन लेबर फोर्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम हो रही हो कि किस चैप्टर को रेफर किया जा रहा है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे तो हमारे पास कोई भी ऐसे इंडेक्स नहीं है, तो हमारी पहली क्लास आप चले जाओ लेबर लॉ की, उसमें मैंने उस क्लास की जो हमारी PDF है उसमें पूरी इंडेक्सिंग है, उसी को मैं रेफर कर रही हूँ यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब वर्क फोर्स भी होता है। लेबर फोर्स रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु आर ईदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी लेबर फोर्स का मतलब होता है जो लोग अभी करेंटली कार्यरत हैं, जो अभी कार्य कर रहे हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं, दोनों ही लेबर फोर्स में आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं जो कार्यरत है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो काम ढूंढ रहे हैं वो भी लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड जो कि अवेलेबल है काम के लिए,
काम के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि लेबर फोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ऐसे लोग जो अवेलेबल है काम करने के लिए, यानी कि ऐसे नहीं कि जो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसे लोग जिनको काम मिलेगा तब भी वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें काउंट नहीं होंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है, 15 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन में वो आते हैं। तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला दी गई है, लेबर फोर्स को जब आप वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तब आपका निकल के आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स में दोनों आ जाएगा आपका, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों, एंड उसको जब आप डिवाइड करते हो वर्किंग एज पॉपुलेशन से, यानी कि 15 साल से ऊपर की जितने भी पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आते हैं, तो फिर हमारा ये निकल के आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 600 मिलियन पीपल आर वर्किंग और सीकिंग वर्क आउट ऑफ इतना, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या निकलेगा हमारा, 600 लोग, ये हमारे लेबर फोर्स है, ठीक है। इतने लोग या तो काम कर रहे हैं नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं, एंड आउट ऑफ कितना, तो 1000 मिलियन का हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकल गया। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, डिस्क्रिप्शन दी गए हैं और एग्जाम्पल दिए गए हैं। कैटेगरी जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड, रूरल लेबर और अर्बन लेबर। यहाँ देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि रजिस्टर्ड हो गए, रेगुलेटेड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गया इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, पीएसयू में काम कर रहे हैं लोग, या फिर रजिस्टर्ड जो प्राइवेट कंपनी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि डेली वेज वाले लेबरर होते हैं, यानी तो छोटे छोटे जगह पे जो काम कर रहे होते हैं। रूरल वाले हो गए जैसे एग्रीकल्चर में, एंड अर्बन लेबर फोर्स जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम करते हैं। फीचर ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे लार्ज साइज़ है, यानी कि 500 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी 50 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो लेबर फोर्स में हैं। ये इस रिपोर्ट के तहत दी गई है यहाँ पे। ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी एक स्टैटिस्टिक्स देने के लिए। डोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि करीब 80 से 90% जो हमारे टोटल लेबर फोर्स हैं उसमें से 80% से ज़्यादा लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। थर्ड, फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, यानी कि 40% से कम है। ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने हैं, लगभग 40% से भी कम है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस अगर हम देखें तो हमारे कितने जो टोटल वर्कर है उसमें से कितने लोग हमारी कृषि पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो लगभग 50% नहीं, अब घट गए हैं, ये 45% तक आ गया है। 45% तक हमारी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। सीजनल और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरली एग्रीकल्चर में देखा जाता है। लो प्रोडक्टिविटी वाला जो हमारा काम है उसको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड बोलते हैं, जिसमें कम इनकम मिलते हैं उसको। एंड ग्रोइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अभी जो है वो नौकरी लोग कम करना चाह रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्रेज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तभी लोग जो है वो MBA चाय वाला या फिर कोई भी MBA करके या फिर कुछ भी करके BTech करके ये सब करके जो है वो अपनी स्ट्रीट पे लगा रहे हैं, या फिर अपने छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि लोग जो है नौकरी ढूंढने के लिए, मान लो जैसे बिहार के लोग मान लो दिल्ली आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, दिल्ली के लोग कहीं और जा रहे हैं, लोग मुंबई जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, तो एक जगह से लोग निकल के एक जगह जहाँ पे जमा हो जा रहे हैं, तो रीजनल काफ़ी इम्बैलेंस हो जा रहा है। एक रीजन में बहुत लोग हैं तो दूसरे रीजन एकदम खाली है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर इंडिया में हम बात कर ले एज़ पर रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा कितना है, 59% है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको देख लेना। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमारा कितना है, 56% है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो रेट है वो कितना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि 3.1% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 37% महिलाएँ जो है वो काम कर रही है, ठीक है। रूरल में जो है वो लोग ज़्यादा महिलाएं काम कर रही है, हायर देन अर्बन। एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो शेयर है हमारा वो 85% है, यानी कि टोटल जो हमारा जितना भी वर्क है, जॉब है, उसका लगभग 85% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर हम बात करें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो क्या है यहाँ पे देखो, MG नरेगा ये जो है ये 100 डेज़ का हमें वेज एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल में, अर्बन में नहीं देता। ये ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की ये गारंटी देता है कि भाई 100 दिन का रोजगार हम आपको देंगे, MG नरेगा 2005 वाले एक्ट में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम सोशल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। PM कौशल विकास योजना, ये क्या होता है, तो ये स्किल डेवलपमेंट कराता है यूथ का। इस योजना के तहत यूथ की स्किल डेवलपमेंट कराई जाती है।
ठीक है। ईपीएफओ हो गए, ईएसआईएस हो गए, ये सब सोशल सिक्योरिटी जो है ये सब इंश्योरेंस फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए है, वर्कर्स के लिए। कोड ऑन वेजेस एक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेज स्टैंडर्ड लगाता है सारे सेक्टर्स के लिए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल करियर सर्विस है जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। रिफॉर्म्स अभी रिसेंटली क्या क्या आए हुए हैं, तो लेबर कोड्स में देखो अभी 2019 से 2020 में जो है वो 44 तरह के, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि 44 तरह के जो लेबर लॉ हैं उसको 4 कोड में सिंप्लीफाई कर दिया गया है, 4 कोड में बांट दिया गया है, ठीक है। एंड स्किल इंडिया मिशन ये क्या है कि टू मेक यूथ एम्प्लॉयबल। स्किल इंडिया मिशन क्या होता है कि यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए मिशन है, यानी कि उसको वैसे जो भी ज़रूरत की जो इसके स्किल्स है, जो रोज़गार के लिए ज़रूरत होती है वो उसको देना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत हो गया जिसमें कि जॉब क्रिएशन को इनक्रेज किया जाता है, क्योंकि अगर सामान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होगी तो रोज़गार बढ़ेंगे ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और गिग इकोनॉमी मैंने पहले बताया था, जैसे कि स्विगी, ओला और ये सब जो होते हैं ये सब प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं। फ्यूचर क्या ट्रेंड हमारा दिख रहा है इंडियन लेबर मार्केट में, तो शिफ्ट दिख रहा है एग्रीकल्चर से लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, सर्विसेज की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, गिग वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है थ्रू इसके ज़रिए, एंड एआई वगैरह का काफ़ी ज़्यादा जो है अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जॉब प्रोफाइल्स काफ़ी चेंज हो रही है। अब देखो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी आखिरी चैप्टर दैट इज 3rd चैप्टर हम लोग इसी लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स जो काम कर रही है वो किस में काम कर रही है? नंबर ए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, नंबर बी एग्रीकल्चर में, नंबर सी आईटी और नंबर डी गवर्नमेंट सर्विस। बताओ मुझे आंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था क्योंकि सबको पता है कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर डोमिनेंट एक कंट्री है हमारा, एंड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन देता है, कहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार कर रहे हैं, क्या वो रेगुलर वेज अर्नर है, क्या वो कैजुअल है, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहाँ पे किस सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर, सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब हमारा जो आखिरी चैप्टर बच गया है लेबर क्लास का वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसको कंफ्यूज मत होना, मिनिमम वेजेस एक्ट जो हम लोग अपनी पिछली क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 12 या 13 में हम लोग कर चुके हैं, ये अलग है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये क्या है? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है वॉज इनेक्टेड टू इंश्योर करना द रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस, की एम्प्लॉय को जो है वो टाइमली पेमेंट मिले वेजेस की, इसके लिए ये वाला एक्ट बनाया गया है। एंड अनऑथराइज डिडक्शन, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के उसका पैसा काट लिया जा रहा है, वो सब जो है वो ना हो, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया। ये गारंटी करता है द वर्कर जो है वो उसको फुल वेजेस मिले उसके सर्विसेज के लिए, उसको जो है पूरी तनख्वाह मिले वर्कर्स को, ये गारंटी देता है ये। स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इनएक्टमेंट ईयर 1936 में ये वाला आया है, ठीक है। 1936 में कमेंसमेंट की अगर हम बात करें तो 28 मार्च को ये कमेंस हुआ था। एक्सटेंट की बात करें तो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है सारे एम्प्लॉय के लिए जो कि ड्राइंग द वेजेस बिलो 24,000, जो भी जिसकी भी तनख्वाह जो है एम्प्लॉय की वो 24,000 से कम है 2017 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, उस पर ये एप्लीकेबल होती है ये वाली एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एंड ये कवर करती है सारे फैक्ट्री वर्कर्स को, सबको, ठीक है, रेलवे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट सबको। डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ जो इस एक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर ए वेजेस किसको बोलते हैं कि जो भी तरह के उसको रेमोनरेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी हो गए, अलावेंसेस हो गए, ये सब उसके वेजेस में काउंट होंगे। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर क्या होते हैं? जो लोग उसको मतलब जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपरविजन के लिए। एंड वेज पीरियड क्या किसको कहते हैं? जो कि 1 मंथ का जनरली होता है, वो हमारा जो 1 महीना वो ड्यूरेशन होता है ना काम की अवधि का, उसको वेज पीरियड कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके देख लेते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट किसका होता है? तो एम्प्लॉयर यानी तो जो भी पर्सन वहाँ रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए वेजेस की। फैक्ट्री में जैसे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ द वेज पीरियड जो है वो मैक्सिमम 1 मंथ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ पेमेंट जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट में अगर 1000 वर्कर से कम है तो 7 दिन के अंदर पेमेंट आपको करनी है एट द एंड ऑफ द वेज पीरियड। मान लो आपके वेज पीरियड 30 जून को खत्म हो रहा है तो आपको अगले दिन यानी 7 जुलाई के अंदर पेमेंट करनी है। अगर 1000 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप 10 दिन के अंदर कर सकते हो ऑफ द एंड ऑफ द वेज पीरियड, और अगर एम्प्लॉयमेंट अगर आपका टर्मिनेट हो गया तो आपको 2 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। मोड ऑफ द पेमेंट क्या है? या तो आप कॉइन में, करेंसी में, चेक, बैंक, किसी से भी जरिए पेमेंट कर सकते हो।
डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस की बात करें तो वेजेस में किस किस तरह के जो डिडक्शंस जो है वो ऑथराइज्ड हैं, कैसे कैसे चीज़ काटी जा सकती है। तो देखो, फाइन्स काटा जा सकता है, अब्सेंस, अगर ड्यूटी से आप अब्सेंट कर रहे हो तो उसके पैसे काटे जा सकते हैं, डैमेज अगर आपने किया है तो काटा जा सकता है, हाउस के लिए काटा जा सकता है, अगर कंपनी आपको हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, कोई अगर कंपनी ने आपको लोन दिया, एडवांस दिया, उसके पैसे काटे जा सकते हैं, इनकम टैक्स के पैसे काटे जा सकते हैं, पीएफ के पैसे काटे जा सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर कोई ड्यू है तो वो काटे जा सकते हैं, ठीक है। एंड टोटल डिडक्शंस जो है वो हमारा कितना मैक्सिमम होगा, तो 50% ऑफ द वेजेस मैक्सिमम होगा। ऐसे थोड़ी हो कि आप सैलरी मुझे 12,000 दे रहे हो, 6,000 आप डिडक्शन बोल के काट ले रहे हो, तो मैक्सिमम आप 6,000 ही काट सकते हो, मैक्सिमम 50%, ठीक है। 75% भी कर सकते हो अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो। फाइन्स की अगर हम बात कर ले तो ये इम्पोज किया जाता है ओनली फॉर द एक्ट ऑफ ओमिशन और मिसकंडक्ट के केस में। एंड वर्कर्स को जो है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने एक्सप्लेन कर सके कि क्या कंडीशन रही थी जो उन्होंने ऐसा किया। फाइन्स जो है मैक्सिमम 3% ऑफ द वेजेस होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान लो कि अगर एम्प्लॉय की जो वो तनख्वाह है वो अगर आपकी ये है 10,000 रुपये है, तो फिर 3% जो मैक्सिमम है वही सिर्फ एक मंथ में आप उतना ही फ़ाइन उस पर लगा सकते हो, ठीक है। फ़ाइन जो भी आप कलेक्ट करोगे उसको सेपरेट फंड में रखोगे जिससे कि वर्कर्स का ही वेलफेयर होगा। एंड दूसरा क्या है, डिडक्शन फ्रॉम अब्सेंस ऑफ द ड्यूटी, ये अलाउ किया जाता है ओनली फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ अब्सेंस, नो डिडक्शन इफ द लीव इज़ विथ परमिशन। अगर परमिशन लेके अगर लीव ली गई है तो आपको पैसे जो है नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स की अगर हम बात कर लें तो एम्प्लॉयर को जो है वो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, तो कितने उसने फ़ाइन लगाए हैं, क्या क्या डिडक्शंस किए हैं, ये सब दिखाने के लिए, क्या क्या अलावेंसेस दिए जा रहे हैं, कितने लोन दिए, कितने एडवांसेस दिए, सब दिखाने के लिए। इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। कौन अपॉइंट करेगा, तो क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट करेगी? नहीं, गवर्नमेंट करेगी अपॉइंट, ठीक है, जो कि सब कुछ सुपरविजन करने के लिए। प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय जो है, वेजेस कांट बी विथहेल्ड बियॉन्ड परमिसिबल डिडक्शन। वेजेस को आप होल्ड करके नहीं रख सकते हो, कोई भी आप मनचाहा फाइन्स या डिले नहीं लगा सकते हो। वर्कर जो है वो फाइल कर सकता है क्लेम को विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन। जिस दिन आपको लग रहा है कि अनऑथराइज डिडक्शन किया गया आपके सैलरी से, उस दिन के 12 मंथ के अंदर तक आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लीगल रेमेडीज़ भी अवेलेबल है। रिसेंट अगर अपडेट की बात करें तो वेजेस की जो सीलिंग है वो 24,000 रुपये कर दी गई है 2017 में, ये हमने देखा। डिजिटल और बैंक ट्रांसफ़र ऑफ द वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इस एक्ट को किस में डाला गया है, कोड ऑन वेजेस 2019 में। MCQ देख लेते हैं इस चैप्टर्स पे। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ द कितना टाइम है, अगर वर्कर्स जो है 1,000 से ज़्यादा हैं तो 1,000 से कम है तो कितने हैं, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बताओ मुझे। The answer is 7 days. The wait period must not exceed 7 days, 10 days, 1 month और 2 month। बताओ वेट पीरियड किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 1 month मैक्सिमम। द एक्ट इंश्योर्स करता है द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड बोनस टू एम्प्लॉय। क्या एक्ट इंश्योर करता है, तो एक्ट इंश्योर करता है टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस। टोटल डिडक्शंस जो है वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, 25%, 50%, 60% और 75%। बताओ, मैक्सिमम डिडक्शन 50% हो सकता है। अब देखो, ये हमारे PYQ के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ट्रेड यूनियन वाले। मैंने बोला ना कि इसी से आए हुए हैं PYQ 2023 में APFC के पेपर में। देखो, सपोर्ट देयर आर 5 ट्रेड यूनियन, दैट इज़ नेमली ABCDE, जहाँ पे 1100 वर्कमैन हैं, यानी कि 1,000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। द मेंबरशिप स्ट्रेंथ कितने हैं, यूनियन A के 100 हैं, यूनियन B के 370 हैं, यूनियन 7 के C के इतने हैं, इसके 80 हैं, ठीक है। यहाँ 1100 है, यानी कि मैंने बोला था ना रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत कब है, जब 10% और 100 विच एवर इज लोअर। तो 1100 है तो इसके 10% कितने होते हैं, 110 और 100 विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम 100 होने चाहिए। तो इस आधार पे बताओ कि किसको किसको रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ई को नहीं पड़ेगी, बाकी सबको पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, हमारे पढ़ाए हुए चीज़ें से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरे देख रहे हो आप, सब कुछ जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम के लिए एंड रेलिवेंट है, उतना ही वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी अननेसेसरी चीज़ हम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या ऑप्शनल है, कंपलसरी है, क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास से ये क्वेश्चन है, मुझे बताना आप आंसर में, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा।
और देखो क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कोर कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय द ILO हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड बाय द इंडिया। ये हमने अपने लास्ट जो हमारी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैंने UN ILO सबके बारे में बताया, उसमें हमने अपने कन्वेंशंस को पढ़ा है। देखो वहीं से क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि इस कन्वेंशन को आप चाहो तो नहीं भी याद रख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है तो आप याद रखना पड़ेगा आपको। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल रेलिवेंट और सटीक पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। आपको मैंने वही क्वेश्चन का रेफरेंस दिखाया। तो चलो वक्त आ गया है, ठीक है, विदाई लेने का विदाई मतलब इस सब्जेक्ट से विदाई लेने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो हमारी जो लॉ की क्लासेस है ये हमारी पूरी ख़त्म होती है। पूरी की पूरी रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्लासेस को रिपीटेडली सुनो, एक बार दो बार पूरी आपको याद हो जाएगी। लेबर लॉ इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, यू हैव टू मग इट अप। आप सोच रहे हो एक बार देख लोगे, नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रट्टा मारने के लिए, प्रोविज़न भी रट्टा, क्योंकि बहुत सारे टाइम लिमिट है, पेनल्टी के अमाउंट है, ठीक है, किसको सबमिट करने हैं रिटर्न, किसको जैसे कि रजिस्ट्री करवानी है तो रजिस्ट्रार को जाएगा कि लेबर कमिश्नर को जाएगा, किसको जाएगा, ये सब कुछ आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में मार पाओगे आंसर। तो इसलिए आप इसको बार बार लेक्चर को दोहरा के सुन लेना, ठीक है, PDF के साथ साथ। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली लेक्चर में, इसके नहीं किसी और के लेक्चर में, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट की तैयारी अब स्टार्ट करते हैं जिसमें कि उसको ख़त्म करना है अब। तो फिर ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। एंड आपको ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन आवर टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज़ ज्वाइन एंड लिंक इज़ गिवन ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी अनाउंसमेंट किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।